हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है माय वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एमटीएस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है एमटीएस के लिए। देखिए, क्वेश्चन है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक में आती है, प्राथमिक में आती है, तृतीयक में आती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आते हैं? तो जो भी आपके उद्योग वगैरह होते हैं, उद्योग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, वो सब किस में आते हैं? वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्राथमिक में कौन सा आता है? प्राथमिक आपका पशुपालन हो गया। पशुपालन, खेती-बाड़ी हो गई। खेती-बाड़ी किस में आता है? प्राथमिक में आता है। इसके अलावा मुर्गी पालन हो गया, मुर्गी पालन वगैरह, ये सब किस में आते हैं? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक में कौन से आते हैं? तो तृतीयक में आता है आपका सर्विस सेक्टर, यानी कि बैंकिंग सेवा, बैंकिंग, रेलवे, शिक्षा, ये सब किस में आएंगे? ये आपके सब तृतीयक में आएंगे। पुलिस वगैरह, पुलिस, हॉस्पिटल, ये सब किस में आएंगे? ये सब आपका तृतीयक में आएंगे। तो अब जरा आप खुद सोच के बताइए कि जो आपका ईंट से, मिट्टी से ईंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस में आएगी? तो मिट्टी से ईंट आपके घर में तो बनेगी नहीं, भट्टे पे बनेगी। भट्टा क्या होता है? उद्योग होता है एक प्रकार का। तो उद्योग किस में आते हैं? उद्योग आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक जो योगदान है वो आपका तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका सर्विस सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए, बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना अब तक लागू हुई है। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना अब तक लागू हुई है। ठीक है, 12 के बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया था? पंचवर्षीय योजना को बनाने वाला जो आयोग था वो था आपका योजना आयोग। योजना आयोग भी खत्म हो गया और पंचवर्षीय योजना भी अब बनना बंद हो गई। तो योजना आयोग के स्थान पर नया कौन आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपको पता ही है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। अब देखिए, बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली चली थी 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61। इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा? 56 से 61। ठीक है, तीसरी कब चली थी? 61 से 66। और चौथी चली थी आपकी 66 से, सॉरी ये तो आपका गलत हो जाएगा, 66 से 61 नहीं चली थी। ठीक है, ये तो आपकी पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये आपकी तीसरी होगी। इनमें कुछ बातें हो रही हैं वो भी नोट कर लीजिए। जैसे आपकी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें सर्वाधिक जो जोर दिया गया था वो आपका भारी उद्योगों पे दिया गया था। भारी उद्योगों पे इसमें बल दिया गया था। ठीक है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपकी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात करें जो आपकी पहली वाली थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चोल शासक या गंगे विजेता के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन सा चोल शासक था जिसने गंगे विजेता की गंगे विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है आपके राजेंद्र चोल फर्स्ट, बहंतक चोल फर्स्ट, या फिर विजयालय चोल, या फिर गणरादित्य चोल। वो जो विजेता था जो चोल साम्राज्य का था वो आपका राजेंद्र चोल फर्स्ट था, जिसने आपके इंडोनेशिया तक भी शासन किया था। ठीक है, राजेंद्र चोल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? इसको किस नाम से जानते हैं? सूरत का विभाजन। तो कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ था उसको बोलते हैं गर्म दल और नरम दल में टूटना। तो ये कब हुआ था? 1904, 1907, 1910 या फिर 1919। तो जो गर्म दल और नरम दल में टूटने की जो घटना हुई थी वो आपको 1907 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो आपके सूरत में हुई थी, क्योंकि सूरत का अधिवेशन चल रहा था उस समय। और उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिस अधिवेशन में ये विभाजन हुआ था उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस के समय सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े का मतलब गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। लेकिन उसके लगभग लगभग 9 साल के बाद, यानी कि 1916 में क्या हुआ था?
करमदल और नरमदल दोनों मिलकर क्या बना दिए, दोनों द्वारा कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। तो कब हुआ था, 1916 में। किस अधिवेशन में हुआ था, तो लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार कौन थे, उस समय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में करमदल और नरमदल दोनों विलय हुए, तो 1916 में तभी कांग्रेस के साथ ही किसका विलय हो गया था, तो मुस्लिम लीग का विलय भी कांग्रेस के साथ ही हो गया था 1916 में। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था। तो कब किया था, 1829 में। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेलेजली। तो 1929 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग के बारे में एक खास बात क्या है, किसने सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया था। दूसरा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल यही था। कौन था, विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने किसके सहयोग से किया था ये वाला काम खत्म, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, तो दोनों का नाम फेमस है किसके लिए, सती प्रथा के अंत के लिए। ये तो राजा राम मोहन राय और आपके क्या कहते हैं, विलियम बेंटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। बाढ़ अथवा बेसाल्ट ज्वालामुखी, सिंडर शंकु ज्वालामुखी या फिर कल्डेरा ज्वालामुखी या फिर सील्ड ज्वालामुखी। सबसे विस्फोटक कौन सा इनमें, तो सबसे विस्फोटक इसमें आपका है कल्डेरा या फिर कुंड ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर है, तो देखिए आपको पता है कि, तो देखिए आप इसकी लोकेशन दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले आप भारत का नक्शा बनाइए। तो ये आपका भारत का नक्शा बन गया लगभग लगभग। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ही बन गया लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। तो जो आपका ये क्या है, ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका नेपाल वाला पार्ट है। तो जो उत्तराखंड है और जो नेपाल है, दोनों के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा है, वो आपका ये लिपुलेख दर्रा ही है। ठीक है, दोनों के बीच में, यानी कि ये आपका ये वाला जो कोना है ऊपर वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाला कोना है ये वाला ये क्या पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इधर नेपाल पड़ेगा, इधर आपका भारत का हिस्सा उत्तराखंड हो गया, इधर आपका तिब्बत और चीन हो गया। तो तीनों का जो मतलब पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो कौन सा है, वो आपका लिपुलेख दर्रा ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी भारत में ये लिपुलेख दर्रा का भारत के किस राज्य में है, तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर। तो भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आपका लिपुलेख दर्रा ही आएगा। बात करें उत्तराखंड के और दर्रों की, तो उत्तराखंड में कुछ दर्रे और भी हैं, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, नीति, लिपुलेख, माना, ये सब दर्रे कहाँ पर हैं, ये आपके उत्तराखंड में ही हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग, दियांग, डांग या देवांग। तो देखिए तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है वो आपका यारलुंग भी है और आपका सांगपो भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, सांगपो भी कहा जाता है तिब्बत में। भाई भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम आपका दियांग होता है। ठीक है, और जब असम में प्रवेश कर जाती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और जब आपका पश्चिम बंगाल में, जब आपका बांग्लादेश में गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र मिलती है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। 46 में, 1947 में, 1948 या फिर 1950 में। तो संविधान सभा का गठन ही कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। तो इसका मतलब इससे पहले चुनाव हुए होंगे, तो 1946 से दिसंबर से पहले, यानी कि 1946 में ही चुनाव हुए थे। ठीक है, क्योंकि 1946 से पहले और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है जो कि आपका सही आंसर बनाएगा। ठीक है, बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्देश करता है? 5, 7, 11 या फिर 31? जो भारतीय संविधान का 4A है, ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन में किसकी सिफारिश पर ये आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, समिति की सिफारिश पर ये आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? तब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में तब उस समय 0 थे, ठीक है, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उस समय जोड़े गए थे 10। 11वां कहाँ से आया? तो 11वां आया आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान अभी आपके भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। ये सारी बातें मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें आर्टिकल कौन सा पड़ता है? तो आर्टिकल भी लिख लीजिए, क्योंकि ये तो भाग 4A दे रखा है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 का A, ठीक है। जगह कम है पर आपके इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? जीएसटी का फुल फॉर्म नोट करिए सबसे पहले तो, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में लागू हो गया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1979, 1982 या फिर 1986? तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी आपकी काशीराम ने, काशीराम, जो कि समाज सुधारक थे। उन्होंने कब की थी? तो उन्होंने 1978 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे दर्पण कहेंगे। जब परावर्तक पृष्ठ आपका अवतल है तो इसे अवतल दर्पण ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि उत्तल होता तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में से किस से बने होते हैं? तो जो आपका आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, किसके बने होते हैं? वो आपको पता है, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन कैसा होता है? एक प्रकार का अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है? एक प्रकार का अर्धचालक होता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। आपसे पूछा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? तो सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ है? बंगलौर में, ठीक है, बंगलौर में आपकी सिलिकॉन घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे कि लिथियम का परमाणु भार क्या है? लिथियम का परमाणु भार क्या है? ऑप्शन है आपके 9.012 AMU, 6.941 AMU, या फिर 10.811 AMU, या फिर 4.003 AMU। तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा? 6.941 AMU, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पेयजल, बहनीय जल, शुद्ध जल और जीवाणु रहित जल। तो जो पीने के लिए उपयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? उसे पेयजल कहेंगे, ठीक है, नाम ही इसका पेयजल है। पीने के लिए जो उपयुक्त उसे हम पेयजल कहा जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर कवक? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जो अविकसित जीवाणुओं में या फिर जंतुओं में पाई जाती हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका मोनेरा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मोनेरा वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का कार्य क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियमन, रक्त का थक्का जमाना, श्वसन या फिर कार्बोहाइड्रेट उपापचय? सभी को पता है कि विटामिन के का जो काम होता है वो क्या होता है?
विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। बात करें विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है। बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति थे फंक। ठीक है, फंक ने विटामिन की खोज की थी। और किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन बी 12 में पाई जाती है। विटामिन बी 12 में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य क्या होता है। इसका प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल को सक्रिय करना, ऑक्सीजन का निर्माण करना, जल को सोखना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। तो कार्बन प्रकाश ऊर्जा का मुख्य काम क्या होता है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो होता है उसको एक्टिव करना होता है, तभी तो उसमें वो प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद में फिर आपका क्या बनेगा, खाना बनाएगा पौधों के लिए। तो सबसे मुख्य कार्य क्या होता है आपका, क्लोरोफिल को सक्रिय करना। जब सक्रिय कर देगा उसके बाद में क्या बनाएगा, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा था। स्टार्टअप को अपने उत्पाद बेचने हेतु एक मंच प्रदान करना, निवेशकों व उद्यमियों के बीच एक नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करना, या फिर महत्वाकांक्षी उद्योगों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर शोध करना। तो जो मंडपम में आयोजन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, तो वहाँ पर निवेशकों और उद्यमियों के बीच में नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में। इसका नाम क्या रखा गया था, भारत मंडपम। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 का फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यांग पो और ली जे केंटो और हिरोयुकी, या फिर केविन संजय, या फिर और मार्क्स गिदो। तो ये खिताब किसने जीता था, ये आपका बैडमिंटन का खिताब था, और जीता किसने था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्ष 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार जो मिला था फिल्म का, उसका नाम क्या था, ओपनहाइमर, जो कि परमाणु बम के, हाइड्रोजन बम के क्या थे, आपके जनक थे। सॉरी, यहाँ नोट कर लीजिए, शायद परमाणु बम के जनक थे। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ओपनहाइमर जो थे वो परमाणु बम के जनक थे या फिर हाइड्रोजन बम के जनक थे। ये मेरे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन यही है, लेकिन आपको ये बताना कि ओपनहाइमर जो थे इन्होंने किसका आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरनेशनल। तो ASCII का फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्पणा किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, या फिर राजस्थान। तो अर्पणा कहाँ की है, अर्पणा आपकी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अर्पणा आपकी पारंपरिक लोक कला है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पेक्टर सेक्टर क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह की घटना की खोज किसने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह, हेनरिक हर्ट्ज, डी ब्रॉगली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर ओलांस रोमर। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह की खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक है, देखिए एक नाम ये दे रखा है ओलांस रोमर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रकाश की गति नापी थी। प्रकाश की गति किसने नापी थी, तो ओलांस रोमर। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।